हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली जीके की मॉक टेस्ट की सीरीज में। आज हम बात करेंगे अपने एक और मॉडल टेस्ट पेपर की। तो देर न करते शुरुआत करते क्वेश्चंस की। कह रहा है कौन सा इकोलॉजिकली हॉटस्पॉट जोन है। हॉटस्पॉट जोन उसको बोलते हैं जहां पर बहुत तरह के प्लांट्स हो, बहुत तरह के एनिमल्स हो, बहुत तरह के जीव जहाँ पाए जाते हैं उसको हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो बेसिकली बात करें तो भारत में जो वेस्टर्न घाट वाला जो इलाका है ये वाला, इसको इकोलॉजिकली हॉटस्पॉट बोलते हैं। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट जोन के नाम से जाना जाता है। ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। द आर्ट एंड साइंस ऑफ द मैप मेकिंग इज कॉल्ड। जो मैप बनाते हैं, मैप की बनाने को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी कहा जाता है। एनिक्सोमेंडर, एनिक्सोमेंडर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मैप बनाया था। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द एज ऑफ अर्थ कैन बी। तो अर्थ की जो एज है, उम्र है, यानी कि कितनी पुरानी अर्थ है, अर्थ पे कोई भी सब्सटेंस कितने पुराना है, तो इसको कैसे पता किया जाता है? तो इसको पता किया जाता है रेडियोमेट्रिक डेटिंग, जिसको कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। यानी कि उसके अंदर ये देखा जाता है जो कार्बन के जो सब्सटेंस है वो कितने पुराने हैं। तो बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डेटिंग मेथड इसको या रेडियोमेट्रिक या कार्बन डेटिंग मेथड इसको बोलते हैं। अगला कह रहा है द monk who influenced अशोक टू embrace बुद्धिज्म। वो कौन से ऐसे मोंग थे जिन्होंने अ, अशोक, जो एक मौर्य डायनेस्टी के बहुत ही फेमस और ताकतवर राजा थे, जिन्होंने युद्ध युद्ध वगैरह छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो वो कौन से मोंग थे जिन्होंने अशोक को इस काम के लिए इन्फ्लुएंस किया था? अगर हम बात करें यहाँ पर, सही आंसर तो हो जाएगा उपागुप्त। बाकी नाम देखे विष्णुगुप्त, तो चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था जिनको कौटिल्य भी कहते हैं। इसके अलावा जो बृहदर्थ है, बृहदर्थ है जो गुप्ता डायनेस्टी के शुरुआत के राजाओं में से एक थे, बृहदर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपागुप्त। बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ। एक कोटेशन है टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। जो यानी कि जो लोकतंत्र है वो लोगों के द्वारा बनाया गया है, लोगों के लिए बनाया गया है और लोगों का है वो। तो ये किसने कहा था? ये अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की कोटेशन है। सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब्राहम लिंकन की ये कोटेशन है। नेक्स्ट है द लोधी डायनेस्टी। तो बेसिकली क्या है, दिल्ली सल्तनत के अंदर आप ऐसे याद कर सकते हो, गुड़ खा तसले में, गुड़ खा तसले में। गा स्टैंड फॉर गुलाम डायनेस्टी, गुलाम। खा स्टैंड फॉर खिलजी डायनेस्टी। सा स्टैंड फॉर तुगलक डायनेस्टी। सा स्टैंड फॉर सैयद डायनेस्टी। ला स्टैंड फॉर लोधी डायनेस्टी। तो ये दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी थी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। इस तरह से 5 डायनेस्टी थी। इनमें जो गुलाम डायनेस्टी थी, इसके जो फाउंडर थे वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे। जो खिलजी डायनेस्टी थी, इसके अ, जलालुद्दीन खिलजी थे। ऐसे ही तुगलक डायनेस्टी थी, फिर सैयद। तो यहाँ पर पूछ रहा था लोधी डायनेस्टी, जो लास्ट डायनेस्टी थी जिसके फाउंडर बहलोल लोधी थे, आगे इसमें सिकंदर लोधी हुए और इब्राहिम लोधी हुए, तीन राजा इसमें हुए। तो इनको क्या किया था, जो पानीपत की पहली लड़ाई में, ठीक है, इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने दिल्ली सल्तनत को समाप्त करा और मुगल डायनेस्टी की स्थापना करी। हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड बाय। हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन सेकंड ने, नर्मदा पार करके। साउथ का राजा पुलकेशिन सेकंड ने इनको हराया था। बाकी बात करें, इनके बड़े भाई का नाम प्रभाकर वर्धन था और नरसिम्हा वर्मा पल्लवा और शशांक को भी इन्होंने हराया था। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलिटरेट। इनमें से कौन सा ऐसा राजा था जो पढ़ा लिखा नहीं था? तो बेसिकली क्या कर देखा जाए कंपैरेटिवली, तो जो अकबर थे वो कम पढ़े लिखे थे। बाकी अगर हम बात करें, जागीर,
जाकिर जाने जाते चेन ऑफ जस्टिस के लिए। इन्होंने अपने यहाँ पर एक चेन ऑफ जस्टिस लगाई थी, न्याय की जंजीर लगाई थी कि कोई भी फरियादी आए इस जंजीर को बजाए और उनसे राजा से वो उसकी मुलाकात हो सकती है। शाहजहां मोन्यूमेंट बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो जो दिल्ली का जो लाल किला है, जामा मस्जिद है, इसके अलावा ताजमहल है, वो सब शाहजहां के द्वारा बनवाए गए। औरंगजेब अंतिम मुगल पावरफुल राजा थे जिनकी 1707 में डेथ हुई, जिन्होंने अपने सभी भाइयों भाइयों को मारा था, जिसमें से दारा सिकोह के साथ इनका जो युद्ध है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने फादर को इन्होंने जेल में डलवा दिया था। बात करें अकबर की, हल्दी घाटी का युद्ध 1575 आपसे एग्जाम में पूछते हैं। एक नई पॉलिसी सुलह कुल, वो आपसे पूछते हैं। एक नया धर्म इन्होंने चलाया था दीन ए इलाही, वो आपसे एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। और इनके जो गार्जियन थे, ठीक है, जब इनके फादर की डेथ हुई यानी कि हुमायूं की डेथ हुई, तो उस टाइम पर अकबर बहुत ही छोटे उम्र के थे। तो इस वजह से जो इनके गार्जियन थे वो इनके बिहाफ पर शासन संभाल रहे थे। ठीक है, तो उनका क्या नाम है, अकबर के गार्जियन का क्या नाम था। नेक्स्ट बात करें, विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आई थी जिसके अनुसार ये था कि अगर किसी भारतीय राजा का रियल संतान नहीं होगी तो अंग्रेज उस क्षेत्र को अपने अंदर मिला लेंगे। तो ये जो जुड़ा हुआ है, देखो लॉर्ड कर्जन से तो बंगाल का विभाजन जुड़ा हुआ है। लॉर्ड रिपन को पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के फाउंडर कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो जुड़े हुए हैं वो सती प्रथा के एंड से जुड़े हुए हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही भारत में रेलवे आई थी 1853 में, कॉटन की मिल लगी थी 1854 में। और इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अगर किसी राजा की रियल संतान नहीं होगी तो अंग्रेज उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। इंडिया अटेंड डोमिनियन स्टेटस, भारत को डोमिनियन स्टेटस कब मिला, तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ। तो डोमिनियन स्टेटस मतलब हम अपने डिसीजन खुद ले सके। डेपोटिज्म इज पॉसिबल इन, डेपोटिज्म होता है जब अपनी आप बात को थोप दो, जबरदस्ती अपनी बात को थोप दो, तो वो कहाँ हो सकता है, तो वो होता है एक पार्टी स्टेट में, जहां एक ही पार्टी जो हो तो उसी पार्टी की फिर वहां पर चलती है। जैसे चाइना में वन पार्टी सिस्टम है। कार्ल मार्क्स बिलोंग्स टू, कार्ल मार्क्स कौन से देश से बिलोंग करते थे, तो कार्ल मार्क्स हमने कल भी देखा था एक क्वेश्चन में कि मार्क्सिज्म थ्योरी जो ये कहती है कि भाई जो एक क्लास स्ट्रगल चल रही है इसके बीच में, जो मालिक है और जो मजदूर है, इन दोनों के बीच में क्लास स्ट्रगल चल रही है। और इस क्लास स्ट्रगल के ऊपर इन्होंने एक मार्क्सिज्म की थ्योरी दी, क्लास स्ट्रगल नाम की एक बुक भी लिखी। तो ये बिलोंग करते थे जर्मनी से। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को कौन बचाता है, तो फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 13 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनका मेंशन है। 6 तरह के फंडामेंटल राइट हमें प्रोवाइड करे गए हैं। पहले ये 7 थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटाकर आर्टिकल 300A में एज अ लीगल राइट डाल दिया गया। तो पूछ रहा है इन फंडामेंटल राइट को बचाता कौन है, तो इन फंडामेंटल राइट को बचाने की जिम्मेदारी जुडिशरी की है। आर्टिकल 32 ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो गार्जियन होगा किसका, फंडामेंटल राइट का। नेक्स्ट बात करें, सरकारिया कमीशन किससे जुड़ी हुई थी, तो सरकारिया कमीशन इससे जुड़ी हुई थी कि केंद्र और राज्यों के बीच में क्या संबंध होने चाहिए। ठीक है, केंद्र किस प्रकार राज्यों के साथ मिलकर काम करे, इससे जुड़ी हुई थी आपकी सरकारिया कमीशन। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज टू एड्रेस हिज लेटर टू ऑफ रेजिग्नेशन, यानी कि अगर स्पीकर रिजाइन देता है तो किसको देगा, तो स्पीकर जो रिजाइन देगा वो डिप्टी स्पीकर को देगा, और अगर डिप्टी स्पीकर रिजाइन देंगे तो वो स्पीकर को देंगे। नेक्स्ट बात करें, अ वोंट बिकम अ डिमांड ओनली। अ वोंट बिकम अ डिमांड, देखो जो अगर आपको कोई चीज चाहिए, आपको आपका मन है कि भाई हाँ मुझे ये चीज खरीदनी है, और अगर आप उसको मार्केट में खरीदने जाते हो तो तभी वो डिमांड कहलाएगी और तभी उस प्रोडक्ट के बनने की यूटिलिटी रहेगी। अदरवाइज अगर आप सिर्फ आप वांट करते हो और आपने वो चीज खरीदी नहीं तो उस चीज का फिर कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो अ वोंट बिकम अ डिमांड ओनली, दैट इज कॉल्ड द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो
चौथा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्क। तो बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक्स के दो पार्ट माने जाते हैं। माइक्रो जो छोटी चीजों को, छोटे लेवल पर चीजों को, और मैक्रो मतलब बड़े लेवल पर। तो शुरुआत में क्या था, सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, लेकिन जब अमेरिका की महामंदी आई तो उसके बाद जॉन मैनार्ड कीन्स ने बोला कि एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो पूरी इकोनॉमी को कॉम्प्रेहेंसिव वे में, जो पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करे, और उसके फाउंडर माने जाते हैं जॉन मैनार्ड कीन्स। तो क्या हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 17 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड। जब महंगाई हो, इन्फ्लेशन हो, तो उस टाइम पर टैक्स रेट को क्या करना चाहिए, तो उस टाइम पर टैक्स रेट को बढ़ा देना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इन्फ्लेशन के दौरान टैक्स रेट को बढ़ा देना चाहिए। विच इज द बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इन इंडिया। सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है, तो आप जानते हो एग्रीकल्चर सेक्टर में तो टैक्स नहीं लगता, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो टैक्स देता है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर देता है। सेकंड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। द इकोनॉमिक इज व्हाट इज ought टू बी, दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू। तो कई तरह की इकोनॉमी होती है, एक इसमें से है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। नॉर्मेटिव इकोनॉमी ये कहती है कि क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए, ठीक है। इसको बताने वाले जो इकोनॉमिक्स है उसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। The excess of price a person is to pay rather than forgive the consumption of the commodities। तो एक्सेस ऑफ प्राइस जो एक पर्सन पे करता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, प्राइस कहते हैं क्या, प्रॉफिट लाभ कहते हैं क्या, या कंज्यूमर का सरप्लस कहते हैं, या प्रोड्यूसर का सरप्लस। तो एक्चुअली क्या होता है, जितनी की चीजें होती है, मतलब मान के 10 की बन के तैयार हुई और आपने 15 में उस चीज को खरीद लिया, तो जो 5 रुपए हुए तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रोड्यूसर का सरप्लस, ठीक है, प्रोड्यूसर का सरप्लस वो कहलाएगा। तो सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। द सिल्वर हेडियर्स आर यूज इन फोटोग्राफी। जो फोटोग्राफ होते हैं, तो फोटोग्राफ के लिए सिल्वर यूज होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो क्यों होता है, क्योंकि वो क्या होता है, जैसे इसको सनलाइट में रखते हैं तो सनलाइट में ना ये दो चीजों में टूट जाता है। ये सिल्वर ब्रोमाइड है तो सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमाइड अलग हो जाता है। तो इस वजह से ही क्या है कि ये क्या होता है, ठीक है, ये रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस बाय लाइट। इसका आंसर क्या है, रिड्यूस बाय लाइट, ठीक है, रिड्यूस बाय लाइट इसका आंसर है। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड था यहाँ पर। टेट्रा एथिल लेड टेल इज, तो ये क्या है, आपका एंटीनो कंपाउंड है, ठीक है। तो चौथा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24वें की बात करें, क्यूरे पॉइंट इज द टेम्परेचर। क्यूरे पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है, एक वो टेम्परेचर जिस पर कोई धातु अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छोड़ दे। क्योंकि आप जानते हो जो मेटल होती है, ठीक है, मेटल क्या होती है, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन क्यूरे पॉइंट उस तापमान को बोलते हैं जब आप मेटल को पिघलाते गए और वो उस तापमान पर आ गई कि उसने अपना मैग्नेटिज्म छोड़ दिया, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम क्यूरे पॉइंट बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, आइसोटोप यूज द प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी। वो आइसोटोप्स कौन सा है जो एटॉमिक एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। आप जानते हो जो एटॉमिक एनर्जी है इसमें यूरेनियम और थोरियम का यूज होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा आइटोप्स है, तो U235 यूज होता है एटॉमिक एनर्जी के लिए। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है उसका क्या नाम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट है उसका क्या नाम है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।